हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 रहेगा और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट यानी जलवायु। वैसे आपको ये आई थिंक 7th क्लास के एनसीईआरटी में मैंने वहाँ पर भी रीड कराया था, तो देखते हैं कुछ नया आता है क्या, क्योंकि एनसीईआरटी तो वही टॉपिक्स होते हैं, बस जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाती है तो वो हाई लेवल हो जाता है, लेवल थोड़ा डीपली हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास चैप्टर 4 जलवायु, क्लास 9th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु के बारे में बताया गया है, तो हम पहले पैराग्राफ को स्किप करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जलवायु क्या है यानी क्लाइमेट क्या है। तो एक विशाल क्षेत्र में, एक यानी आप ये कह सकते हो एक वाइड एरिया में, एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, उस विशाल क्षेत्र में लंबे टाइम की जो मौसम की अवस्थाएं हैं, जो विविधताएं हैं, यानी मौसम कैसा रहा लंबा समय, मतलब 30 वर्ष से अधिक, 30 साल से अधिक का टाइम होना चाहिए। 30 साल की आपने किसी एरिया की, किसी वाइड एरिया की मौसम की दशाएं उठाओगे, विविधताएं उठाओगे, तो उसे क्या कहते हैं, उसके कुल योग को ही जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। मौसम और जलवायु ये दोनों अलग चीज़ हैं। कैसे, देखो मौसम क्या है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। क्या है मौसम? वेदर एक पर्टिकुलर टाइम में एक एरिया की जो उस वक्त दशा होती है, चाहे वो ज़्यादा गर्मी है, ठंडी है, बारिश हो रही है, तो उस तरीके की चीज़ों को बताता है मौसम। यानी शॉर्ट टर्म की जो होती है आपकी किसी भी वायुमंडल की जो दशा होती है, एटमॉस्फेयर जो कंडीशंस होती हैं शॉर्ट टर्म में, तो उसे मौसम कहते हैं। और लॉन्ग टर्म कितना भाई, 30 साल से अधिक, तो लॉन्ग टर्म की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण ये एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती रहती है। सुबह कैसा मौसम है, मान लो दोपहर के बाद बारिश आ गई तो ठंडा हो गया, तो ये बदलते रहते हैं मौसम तो जल्दी, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह और महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म, ठंडे, हवादार या शांत होंगे, या फिर बादलों से घिरा है, साफ़ है, आर्द्र यानी नमी है भाई, शुष्क है, बिल्कुल सूखा है। महीनों के जो औसत होते हैं, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्थाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतुओं में बांटा जाता है। आप सबको पता है, इंडिया में रहते हो, आपको ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है, शीत कौन सी होती है, वर्षा ऋतु कौन सी होती है। उसी तरीके से वर्ल्ड को भी अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मानसून की, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जलवायु का, और भारत की जलवायु को तो बहुत अधिक प्रभावित करता है मानसून। इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि मानसून की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो याद रखना भाई अरबी लैंग्वेज का वर्ड है। किसका? अरबी। और इसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। एक वर्ष के दौरान, एक साल के दौरान जो वायु की डायरेक्शन है उसमें ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है, जो वो डायरेक्शन बदलती हैं, उसे ही कहते हैं मानसून। भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है भारत के अंदर मानसून। एशिया में इस प्रकार की जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसमें भारत आ जाता है और आपका चाइना आ जाता है। तो सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी जो देश की अगर जलवायु अवस्था की बात करें तो प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग पार्ट्स में भारत के अंदर भी अलग अलग हमें जलवायु देखने को मिलती है। जैसे गर्मियों में बात करें तो राजस्थान के मरुस्थलों में कुछ स्थानों का जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इंडिया के अंदर, जबकि जम्मू कश्मीर में के जो पहलगामी एक जगह है, पहलगाम में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता। तो देखो कहाँ राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस इतनी भयंकर गर्मी, और कहाँ जम्मू कश्मीर में नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है जम्मू कश्मीर में, और थिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भारत के अंदर किस प्रकार से अलग अलग प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट आता है कुछ क्षेत्रों में आप रात और दिन के टेम्परेचर में भी काफ़ी अंतर रहता है। जैसे मरुस्थलीय एरिया की बात करें तो भाई वहाँ पे दिन का टेम्परेचर अधिक रहता है 50 डिग्री सेल्सियस तक, और जबकि उसी दिन की रात के टेम्परेचर जो गिर कर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। केरल और अंडमान निकोबार में भी दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। मीन्स आप दिन और रात के टेम्परेचर में भी अलग अलग प्रादेशिक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। तो दिन और रात का टेम्परेचर आप देख सकते हो कि कैसे एक एरिया में दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अधिक है, मिनिमम कितना है, और उसके अलावा एक राज्य में दिन और रात का टेम्परेचर एक समान है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये दिखाती है कि भारत में अलग अलग एरिया में टेम्परेचर या जो मौसमी दशाएँ वो किस प्रकार से अलग अलग देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हिमालय वर्षण यानी वर्षा कह सकते हो आप, प्रेसिपिटेशन। तो वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, और देश के शेष भाग में अगर हम बात करें तो यह वर्षा के रूप में होता है। यानी हिमालय में बात करें तो भाई हिमालय पर्वत पर तो जो वर्षा होगी वो आपकी बर्फ़ के रूप में होती है, यानी बर्फ़ गिर रही होती है, और शेष पार्ट में भारत के में वर्षा होती है पानी की बूंदों के रूप में। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कहाँ भारत के मेघालय राज्य में 400 सेंटीमीटर वर्षा, कहाँ लद्दाख और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, और जून से सितंबर क्या होता है भाई भारत में, आप सबको पता है मानसून आ रहा होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है, इसे आप याद रखोगे, और ज़्यादातर तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में ही वर्षा देखने को मिलती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में भी अंतर कम मिलता है। देश की जो आंतरिक पार्ट है यानी आंतरिक भाग है उसमें मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी भाग में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। कहने का मतलब ये वही, जैसे जैसे आप तटीय इलाकों से अंदर की ओर घुसोगे ना महाद्वीपीय पार्ट्स में, वैसे वैसे आपको गर्मी भी अधिक मिलेगी और सर्दी भी अधिक मिलेगी, और तटीय भागों में आपका टेम्परेचर और जो भी मौसमी दशाएं हैं वो लगभग इक्वल रहती है, सेम रहती हैं। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं, उनके भोजन, उनके वस्त्र, उनके घरों के प्रकारों में भी देखने को मिलते हैं। आप सबको पता है सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग वेदर में, अलग अलग मौसम में हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो जैसे एक घरों के प्रकारों की बात करें तो आप देखते होंगे राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और छत चपटी बनाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और उस गर्मी से बचने के लिए इस तरीके का तरीका अपनाया जाता है। तराई क्षेत्र गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छतें होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक होती है और पानी ईजिली चला जाए इस वजह से। असम में कुछ घर बाँस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो इसका भी कुछ यही रीज़न है, वहाँ पर भी आपकी वर्षा का अधिक होना आता है। नेक्स्ट आता है जलवायु व नियंत्रण, यानी आपकी जलवायु को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनमें आपके 6 मेनली कारक आते हैं, और वो कौन कौन से हैं भाई? अक्षांश, यानी किसी भी एरिया का अक्षांश कितने डिग्री अक्षांश पर है, तुंगता यानी हाइट, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और ऊंचावच लक्षण। ये सारे के सारे फैक्टर्स वे हैं जो किसी भी एरिया की जलवायु को, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है अक्षांश। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। आप इस तरीके से समझोगे, मैं डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, और इस एरिया में सूर्य की किरणें इस तरीके से जा रही है काफ़ी दूर तक। तो यहाँ पर तो आपकी गर्मी अधिक होगी। यहाँ पर कैसी होगी? गर्मी अधिक होगी क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट मिल रही है, और यहाँ पर एक सूर्य की किरण को पार करने में, मीन्स एरिया कवर करने में काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो सूर्य प्रकाश मिलेगा वो कम मिलेगा। तो इस तरीके से अक्षांश भी प्रभावित करते हैं। जैसे विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर यह घटता चला जाता है, तो 0 डिग्री
यहाँ पर सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो सारा साल सूर्य की किरणें सीधी होती है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है। और उसके अलावा ध्रुवों की बात करें तो यहाँ पर तो भैया आपका 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन भी चलता है पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में। तो यहाँ पर तो आपका सूर्य प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, तो अक्षांश भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट आता है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल में सघनता कम हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल में जो वायु की सघनता है वो कम हो जाती है और टेम्परेचर भी घट जाता है। पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी इसीलिए ठंडी रहती हैं। तो आपको याद रखना है, जो पहाड़ियाँ होती हैं वो गर्मी के मौसम में भी ठंडी क्यों रहती हैं? वायुमंडल की सघनता कम होने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है और पहाड़ियाँ ठंडी रहती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी किसी भी एरिया का वायु दाब कैसा होगा, वहाँ की हवाएं कैसी होगी, ये काफ़ी हद तक उस एरिया के अक्षांश पर और उस एरिया की हाइट पर निर्भर करता है। इस प्रकार तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है किस तरीके से अक्षांश प्रभावित करते हैं, किस तरीके से वायु दाब और पवनें प्रभावित करती है किसी भी एरिया के वायु दाब को, किसी भी एरिया के टेम्परेचर को। अब नेक्स्ट आता है समुद्र। तो भाई समुद्र का भी जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आप समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। मैं कहना चाहती हूँ जो इलाके समुद्र के तटीय इलाके हैं, यानी जो राज्य समुद्र के तट वाले इलाकों में स्थित हैं, वहाँ पर सारा साल एक जैसा मौसम रहता है। ना तो वहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी होगी, ना सर्दियों में अधिक सर्दी होगी। इसके अलावा जो आपके समुद्री तटीय इलाकों से दूर हैं ऐसे एरियाज, वहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर डिफाइन भी की हुई हैं जो मैंने अभी अभी आपको समझाई हैं, बिल्कुल सेम वही हैं। तो महासागरीय धाराएं, नेक्स्ट आता है महासागरीय धाराएं। समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। यानी जो हवाएं समुद्र से के ऊपर से होकर आएगी वो अपने साथ नमी लाएगी, पानी भरकर लाएगी, और जिस एरिया में वो जाएगी तो वहाँ पर गर्म होकर फैल जाएगी और बादल बनाकर वर्षा करेगी। जैसे भारत में भी जो मानसूनी वर्षा होती है वो किस वजह से होती है? वो इसी कारण तो होती है, समुद्र के ऊपर से मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें आती हैं और वो अपने साथ हिंद महासागर के ऊपर से आती है तो पानी लाती हैं और भारत में आकर वर्षा करती हैं और भारत के मौसम को ठंडा बना देती हैं, वर्षा बढ़िया बना देती है। ठीक है, उसके अलावा अगर वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, मीन्स तट से समुद्र की ओर हो, यानी अंदर एरिया है महाद्वीप किसी लैंड वाले पार्ट से जब कोई हवा समुद्र की ओर चलेगी तो ना तो उसमें नमी होती है और वो गर्म भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जैसे विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। तो महाद्वीप जैसे मान लो भाई ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पर आपका सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर आपका कालाहारी मरुस्थल है। तो ये सहारा, ये कालाहारी मरुस्थल, ये यहीं पर क्यों स्थित है? जब भी लैंड से कोई भी हवा चलती है तो वो अपने गर्म होती हैं और अपने साथ नमी नहीं लाती। तो ये जो पश्चिमी इलाके हैं, जो पश्चिमी किनारे होते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं हो पाती, और इसी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो अब आप समझ गए ना। तो ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि भाई महाद्वीपों के किस पार्ट में अधिकतर मरुस्थल देखने को मिलते हैं और क्यों, तो इसको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है ऊंचावच। क्लाइमेट को ऊंचावच भी इफेक्ट डालता है। जैसे ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पर आपको ठंड मिलती है, गर्म वायु को अवरोध करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते तो उस क्षेत्र में भी वर्षा का कारण भी बन सकते थे। जैसे पवनों के विमुख ढालों की बात करें तो वो हमेशा सूखे रहते हैं। क्यों? जैसे देखो यहाँ से पवन कोई आ रही है बहकर, तो ये पवन जब ऐसे ऊपर चढ़ती है तो ऊपर चढ़ते चढ़ते गर्म होने लगती है, इस वजह से यहाँ पे ये बादल बनाती है और इस पार्ट में भरपूर वर्षा करती है। जबकि दूसरे पार्ट से जब ये नीचे उतरती है तब इसके पास ना तो नमी होती है और नीचे उतरते वक्त ना ये किसी भी प्रकार की कोई वर्षा नहीं करती। तो इस प्रकार का एरिया ही कहलाता है पवन विमुख ढाल, रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया
क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे फैक्टर थे भाई जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से कुछ एग्जाम्पल देकर इन्होंने डाला है। सबसे पहले अक्षांश, जो आपकी कर्क रेखा है जिसे टॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, हमारे भारत देश के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों को टच करती है कर्क रेखा। पश्चिम में गुजरात के कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क जो रेखा है इसके साउथ में है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों? क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास वाला ये एरिया है, इसीलिए। और जो शेष भाग है कर्क रेखा के उत्तर में है, और वहाँ पर भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी उप उष्ण, साउथ की अपेक्षा थोड़ी कम गर्म। ठीक है, इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारी इंडिया, और इसमें पृथ्वी के अंदर ये हमारा भारत, एक मिनट। जैसे भाई ये हमारी पृथ्वी, ओके, और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। अब इस कर्क रेखा से साउथ वाला पार्ट है, यहाँ ये 0 डिग्री के आसपास वाला पार्ट है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और कर्क रेखा से उत्तर वाला जो पार्ट है, यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, इस वाले पार्ट से थोड़ी कम गर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊंचाई। अब ऊंचाई की ओर देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, आप सबको पता है इतना तो, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो भी काफ़ी विशाल है, यानी समुद्र से भारत के 9 राज्य ऐसे हैं भाई जो समुद्र के साथ अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तटीय इलाके की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर और पर्वतीय इलाकों की 6000 मीटर। तो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अगर एक छोटी सी बात है, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता ना तो आज पूरे भारत में बर्फ़ जम रही होती, क्योंकि जो मध्य एशिया से चिल्ड हवाएं आती हैं टेम्परेचर को गिराने वाली, हिमालय उन सबको रोक लेता है और भारत में आने से रोकता है, और इसी वजह से भारत में आपकी जलवायु बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए भारत में भाई मध्य एशिया की तुलना में थोड़ी कम ठंड पड़ती है। नेक्स्ट आता है वायुदाब और पवन। तो वायुदाब और पवनें भी प्रभावित करती हैं क्लाइमेट को, जैसे वायुदाब और धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये जो सेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, यानी भारत में जो पवनें चलती हैं ना, आपकी मेनली 3 टाइप की विंड्स होती हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों में भारत आता है। तो ये पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं और दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पर एक छोटे से पोर्शन में आप पवनों को नहीं समझ पाओगे, मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है और अपने चैनल पर भी डाली हुई है, तो वहाँ पर आप ज्योग्राफी TGT ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरह की पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा पवनों का। दक्षिण की ओर बहती हुई जो ये पवनें हैं कोरियालिस बल के कारण विक्षेपित हो जाती हैं और भूमध्य रेखीय निम्न वाले दाब वाले एरियाज़ की ओर बढ़ती हैं। इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है और ये स्थलीय भागों पर पैदा होती हैं, यानी स्थलीय भागों पर पैदा हुई है तो नमी की मात्रा अपने आप ही कम होगी। स्थल पर कहाँ से आएगा पानी? ठीक है, अगर समुद्री भागों पर पैदा होती तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती। इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की जो वायु दाब और पवन तंत्र वो बहुत अद्वितीय हैं। सर्दियों में क्या होता है भारत में ना, हिमालय के उत्तर में हाई प्रेशर बेल्ट विकसित हो जाती हैं। हाई प्रेशर सर्दियों में, यानी टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा। टेम्परेचर और प्रेशर में दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। जहाँ पर आपका टेम्परेचर कम होगा
आपका एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर अधिक हो तो एयर प्रेशर कम होता है। तो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है भारत में, उत्तरी भारत में, तो वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसी क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। गर्मियों में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण जो गर्मी वाले दिन है उसमें वायु की दिशा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हिंद महासागर है भारत के साउथ में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा से बहते हुए विषुवत को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं और इन्हीं पवनों को ही हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। जैसे ये आपका भारत है, ये भाई आपका सारा हिंद महासागर है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जैसे जैसे हमारे यहाँ गर्मी आती है यानी तापमान हमारा अधिक हो जाता है तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वायु दाब कम हो गया तो इस एरिया को भरने के लिए हवाएं आएंगी। अब चारों ओर से हवाएं आती हैं इस एरिया को भरने के लिए। ठीक है, चारों ओर से हवाएं आती हैं और ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आती है, इसी वजह से अपने साथ पानी की मात्रा बहुत अधिक रखती है और भारत में आकर भरपूर वर्षा करती है मानसून के रूप में। तो समझ गए क्या होता है मानसून। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कोरियालिस बल को भी। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी ये हमारी पृथ्वी है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है, फॉर एग्जांपल आपके घर में फ़ैन है, जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक आपको कमरे में हवा महसूस नहीं होगी। जब आप फ़ैन को ऑन करोगे तभी आपको हवा लगेगी। ठीक है ना, राइट बात है ना भाई। तो जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमती हुई पृथ्वी पर जो बल पैदा होता है जिसके कारण हवाएं चलती है उसे कहते हैं कोरियालिस बल। और इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ। ठीक है, तो मुड़ जाती है और विक्षेपित हो जाती हैं और इसी कोरियालिस बल को फेरल का नियम भी कहते हैं। तो आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, कोरियालिस बल क्या होता है, फेरल का नियम क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने समझ लिया था भाई कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें क्या होती हैं। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं और नमी भी ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा भी करती हैं। क्योंकि महासागरों के ऊपर से आई है तो अपने साथ पानी ला रही है। भारत में गर्मी है तो गर्म होकर फिर बादल बनाती हैं ये पवनें और वर्षा करती हैं। इसी प्रकार ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में आता है और इस प्रवाह का भी एक घटक है जिसे कहते हैं जेट धारा। और आप देखते होंगे एग्जाम में जेट धारा से बहुत बार एक क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। तो इसी जेट धारा को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं जेट धाराएं, इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। कौन सी जेट धारा? पश्चिमी जेट धाराएं। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतुओं को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहती हैं। तो भारत में गर्मियों को छोड़कर, गर्मी इतना है इतने नहीं बहेंगी भाई, उसके बाद पूरा साल भारत में बहती हैं और इसी पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भी आते हैं। ये जेट प्रवाह ही भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने के उत्तरदायी हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। यानी गर्मियों में क्या होता है ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री, तो गर्मी होने के कारण यहाँ पर ये जो वाली पेटी है ये आपकी उत्तर की ओर खिसक जाती है और इसी वजह से ये हवाएं भी हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। एक पूर्वी जेट धारा भी होती है जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं। गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बहती है ये आपकी उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। यहाँ पर जेट धारा की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये एक संकरी पट्टी में बहते हैं, मतलब एक पतली सी लाइन में बहेंगी ये धाराएं। ठीक है, इस तरीके से। और कौन सी लेयर में बहते हैं वायुमंडल की? ट्रोपोस्फेयर में, यानी शोभ मंडल में। 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये बहती हैं। पश्चिमी हवाएं होती हैं। डायरेक्शन क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और सर्दी में हाईएस्ट हो जाती है, 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती हैं। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को भी आजकल पहचाना गया है और इनमें अगर सबसे अधिक
कंस्टेंट यानी स्थिर जट धारा की बात करें तो वो है मध्य अक्षांशीय या उपोष्ण कटिबंधीय जट धारा। तो मध्य अक्षांशीय या उपोष्ण कटिबंधीय जट धारा इसको सबसे स्थिर माना गया है। आपको इनकी गतियों का भी ध्यान रखोगे, हाइट का भी ध्यान रखोगे, और लेयर्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि जट धाराएं वायुमंडल की कौन सी परत में चलती हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप अच्छी तरीके से कवरअप करके चलोगे। नेक्स्ट आता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं इंग्लिश में। सर्दियों के महीने में उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है किस एरिया में उत्पन्न होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पैदा होता है भूमध्य सागर जो है, और इस क्षेत्र में जो आपके पश्चिमी प्रवाह के कारण ये पैदा होता है, ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर महीनों के में भी आते हैं, और ये पूर्वी प्रवाह के एक पार्ट होते हैं जो देश के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा करते हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी एरियाज़ को प्रभावित करता है ज़्यादा, तो ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में किससे वर्षा होती है, तो ऑप्शन में आपको पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ देखने को मिलेगा। ठीक है, या खाली पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे ही टिक करोगे। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर आप जो विनाश देखते हो वो भी जो विनाश होने के लिए जो उत्तरदायी है वो इसी प्रकार के चक्रवातों के कारण ही ये होता है। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाया भी गया है बड़े अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से भारत में मानसून आता है ऐसे। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर से जो लहर आ रही यही है आपके पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से उठकर आते हैं। और यहाँ पर ये पेटी को खिसकता दिखाया गया है, कर्क रेखा। यहाँ पर गर्मी की पेटी थोड़ी ऊपर खिसक जाती हैं। तो उष्ण कटिबंधीय अगर हम बात करें तो इसी तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। तो भाई भारतीय मानसून की अगर हम बात करें तो भारतीय जो मानसून है, भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून से ज़्यादा भारत पर इफेक्ट पड़ता है जलवायु पर भारत की। और इसके अलावा पुराने टाइम से ही मानसून पर पूरी रिसर्च हुई है। नाविक थे, उन्होंने भी मानसून पर पूरा ध्यान दिया। अरबवासी थे, उन्होंने भी इस तरीके की मौसमी घटनाओं को मानसून का ही नाम दिया। ज़्यादातर अगर मानसून के प्रभाव की बात करें ना तो 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच ही मानसून का प्रभाव अधिकतर देखा जाता है। उसके अलावा सेम आपका वही स्थलीय भागों पर आपका जो एयर प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है और समुद्र लेवल पर एयर प्रेशर अधिक हो जाता है। इसकी वजह से समुद्र लेवल से आपकी स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलती हैं और अपने साथ पानी लाने के कारण भरपूर वर्षा करती हैं। अब एक चीज़ और आती है अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ये जो ITCZ है ये विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है एक्चुअल में तो, परंतु गर्मियों में ये और अधिक उत्तर की ओर खिसक जाता है और ये कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को मानसूनी गर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वही चीज़ आ गई, आगे चलते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, तिब्बत का पठार भी बहुत अधिक गर्म हो जाता है और जिसके कारण पठार के ऊपर जो समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं और उच्च दाब का भी निर्माण हो जाता है तिब्बत के पठार के गर्म होने की वजह से, क्योंकि गर्मियों में पठार है, चट्टानी इलाका, वो तो गर्म होगा ही। नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतुओं में हिमालय के उत्तर पश्चिमी पार्ट की अगर हम बात करें तो भाई जो हिमालय का जो उत्तर पश्चिमी जट धाराएं हैं या फिर भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर देखें तो भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर भी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जट धाराओं का प्रभाव होता है। ठीक है, गर्मियों में हम देखें तो। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ आती है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है इसकी। कई बार तो एग्जाम में इसकी ना फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप लिख लो इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन और हिंदी में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये विषुवतीय अक्षांशों में एक गर्त या आप एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है? एक निम्न वायुदाब पेटी होती है और उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यहाँ पर व्यापारिक पवनें आपस में मिल जाती हैं और जब ये पवनें आपस में मिलती हैं तो इसी को ही कहते हैं कन्वेक्शनल एरिया। और ये आपके भूमध्य रेखा के लगभग पैरेलल होता है और लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा
पर होता है तब ये उत्तर की ओर खिसक जाता है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा होता है तब ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो ये सूर्य की गति के साथ साथ ये भी खिसकता रहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही दिखाई गई है जो हमने अभी अभी पढ़ के हटी हैं कि किस तरीके से मानसून बनता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक एल नीनो भी नाम की एक धारा भी बहती है। एल नीनो क्या है? एक पेरू के तट पर एक ठंडी धारा है जो प्रत्येक 2 और 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है, यानी पेरू के तट से होकर बहती हैं। दाब की अवस्था में इस परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। इस परिघटना को एल नीनो दक्षिण दोलन भी कहा जाता है। अब क्या है ये एल नीनो? तो भाई ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, यानी पेरू के पास जो जलधारा बहती है ना समुद्र की, वो ठंडी है, उसके स्थान पर कुछ टाइम बाद यानी कुछ सालों बाद 2 या 5 साल के अंतराल में एक गर्म जल धारा पैदा हो जाती है। अब जहाँ पर हर साल ठंडी धारा बह रही है वहाँ पर अचानक 2 या 5 साल के अंतराल पर गर्म धारा आ जाए तो कुछ तो हुआ ही है परिवर्तन। तो इसे ही एल नीनो का नाम दिया गया, इस गर्म जल धारा को। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को भी व्यक्त करता है, यानी बेबी क्राइस्ट भी होता है इसका मीनिंग, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय पर बहना शुरू करती है। जब 25 दिसंबर क्रिसमस के टाइम पर यह धारा बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र के जो सतह की टेम्परेचर को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में जो व्यापारिक पवनी है वो भी स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, एल नीनो के ही वजह से। समझ गए? नेक्स्ट आता है मानसून का आगमन और वापसी, की मानसून कब आता है कब जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, भारत में जो मानसून आता है वो जून से आरंभ होता है मध्य सितंबर तक, यानी 15 सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है मानसून का आगमन। ठीक है, और ये आगमन का समय अचानक सामान्य से अधिक वर्षा होगी। आगमन पे जैसे ही मानसून आया तो वर्षा होनी तो लाजमी है। इसके साथ साथ कई दिनों में अगर हम देखें तो आपके जो कई दिनों तक ये वर्षा जारी रहेगी, जिसे आपका मानसून प्रस्फोट यानी मानसून का फटना भी कहते हैं, प्रस्फोट भी कहते हैं, और इसे मानसून पूर्व बौछारों से अलग भी किया जा सकता है। जून के प्रथम सप्ताह में जो मानसून होता है वो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, यानी 1 जून को अगर ज्योग्राफिकल डेट की बात करें तो भारत केरल राज्य में प्रवेश करता है। तो भारत में मानसून की एंट्री केरल राज्य से होती है। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में लगभग 10 दिन बाद यानी 10 जून के आसपास जो मानसून है वो मुंबई पहुंच जाता है, यानी महाराष्ट्र राज्य में पहुंच जाता है, और बंगाल की खाड़ी में भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ता है और जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंच जाता है, असम राज्य में। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर फिर मुड़ जाती हैं और मध्य जून तक यानी 15 जून तक गुजरात, कच्छ और देश के मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश, इन ऐसे राज्यों में पहुंच जाती हैं। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। तो मैं अभी आपको मैप में भी ये चीज़ समझाऊंगी। दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में जो मानसून है, जो मानसूनी वर्षा है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में यानी 29 जून तक होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए भाई दिल्ली में कौन सी शाखा से वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो मानसून है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी यूपी, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। तो हरियाणा में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है मानसून। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के जो जितने भी हिस्से बच गए उन सब में भी पहुँच जाता है 15 जुलाई तक। मानसून की जो वापसी है वो भी एक सिस्मेटिक प्रोसेस है, यानी एक कर्मिक क्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में आरंभ हो जाती हैं। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह हट चुका होता है, यानी 15 अक्टूबर तक पूरी तरह भारत के उत्तरी भाग से जा चुका होता है मानसून और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है और दक्षिणी आधे भाग से वापसी की गति तीव्र हो जाती है। दिसंबर के आरंभ में
देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है 1 दिसंबर से। द्वीपों पर मानसून की अगर हम बात करें तो भाई जो द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक हो जाती है। यानी भारत के जो द्वीप हैं वहाँ पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। एक नया क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, आई थिंक मैंने भी ये चीज़ पहली बार ही पढ़ी है। तो मानसून की वापसी भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। यानी जो मानसून जब लौटेगा तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लौटना शुरू हो जाएगा और जनवरी के प्रथम सप्ताह से उत्तर से दक्षिण की ओर लौट जाएगा। और इस समय देश का जो शेष भाग है वो सर्दियों के प्रभाव में आता है, शीत ऋतु होती है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब देखो आप यहाँ पर हम मैप देखेंगे सबसे पहले कि मानसून का आगमन कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक डेट 1 जून को ये है भारत का केरल राज्य। तो केरल राज्य से मानसून की एंट्री होती है। 5 जून को गोवा और 10 जून को मुंबई पहुँच जाता है। 15 जून को गुजरात और 1 जुलाई को कच्छ का रण से होते हुए आगे जाएगा। ठीक है, और 15 जुलाई को मरुस्थलीय एरिया में पहुँच जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 जून को बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश होते हुए ऐसे, और 5 जून को असम राज्य में टच कर जाता है मानसून। और इसके साथ साथ हरियाणा में हम बात करें वो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये है मानसून का आगमन 15 जून ऐसे होते हुए यूपी होते हुए आगे निकल जाएगा। 10 जून मुंबई वाली बिहार से महाराष्ट्र होते हुए फिर उड़ीसा होते हुए बिहार में, झारखंड और बिहार में चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका 5 जून, इसमें आपका गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आ जाएगा। और यहाँ पर 1 जुलाई वाली आपकी हरियाणा को, पंजाब को, चंडीगढ़ को, इन सबको टच करती है। तो ये था भाई मानसून का आगमन। तो अगला अभी हमारा चैप्टर काफ़ी रहता है, तो एक क्लास में हम चैप्टर कवर अप नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी वीडियो का पार्ट 2 करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कराना, ये लगा लो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, फिर आप पढ़ते नहीं हो इतना लंबा। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी इन्फॉर्मेशंस को अच्छी तरह कवर अप कर लेना। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो प्लीज़ अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से आप कोर्स पेड ले ले और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इस कोरोना के टाइम पर, क्योंकि आपको घर पर रहना है और घर पर रहते हुए आप पढ़ाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।